हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र सर, क्लास फर्स्ट ईयर आर्ट्स, सब्जेक्ट सीरीज, चैप्टर 5, पार्ट 1। चैप्टर 5 है संघीय व्यवस्थापिका या संसद। क्या है संघीय व्यवस्थापिका या संसद, जिसको हम केंद्रीय व्यवस्थापिका के नाम से भी जानते हैं। इसके पहले हमने आपको संसद क्या होता है उसके बारे में बताया था, और संसद के कितने अंग होते हैं और कितने सदन होते हैं इसके बारे में भी विस्तारपूर्वक चर्चा किया गया था कि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और यह भी आपको बताया गया था कि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो आइए आज हम अध्ययन करेंगे लोकसभा का गठन। क्या अध्ययन करेंगे? लोकसभा का गठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाउस ऑफ पीपुल। ठीक है, लोकसभा का गठन। लोकसभा को हम प्रथम सदन के नाम से भी जानते हैं। लोकसभा को किस नाम से जानते हैं? प्रथम सदन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम निम्न सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन भी। इसको हम लोकप्रिय सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकप्रिय सदन, क्योंकि इसके सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और जनता के प्रति उत्तरदायी होकर के कार्य करते हैं, इसलिए इसको हम लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम हाउस ऑफ द पीपुल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाउस ऑफ द पीपुल। लोकसभा के सदस्यों को ही हम एमपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमपी। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या संसद के सदस्य के नाम से जाना जाता है। संसद के सदस्य, संसद के सदस्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस स्वरूप में लोकसभा का गठन पर हम विचार करेंगे, और इस स्वरूप में लोकसभा को ही हम प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन और हाउस ऑफ द पीपुल्स के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस नाम को याद रखिएगा। जहां पर भी प्रथम सदन, निम्न सदन या लोकप्रिय सदन या हाउस ऑफ द पीपुल्स आता है तो उसका अर्थ लोकसभा से ही होता है। किससे होता है? लोकसभा से ही होता है। और लोकसभा ही वास्तविक रूप में संसद की संज्ञा दी जाती है, या संसद को ही आमतौर पर लोकसभा के नाम से जो है जाना जाता है। लोकसभा के सदस्य संख्या के ऊपर अगर विचार किया जाए, इसके ऊपर सदस्य संख्या के ऊपर अगर विचार किया जाए, तो मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या जो है 500 निर्धारित की गई थी। मूल संविधान में जो लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 500 निर्धारित की गई थी। लेकिन अब गोवा, दमन और दीव, गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा निश्चित किया गया है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा की कितनी हो सकती है? 552। ठीक है, गोवा, दमन, दीव पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा निश्चित किया गया है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से, किसके? राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से, व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से। कहां से? संघीय क्षेत्रों से जो निर्वाचित किए जा सकेंगे। एवं राष्ट्रपति आंध्र भारतीय वर्ग के 2 सदस्यों का जो मनोनयन कर सकेंगे। तो इस स्वरूप में 1971 द्वारा यह निश्चित किया गया था कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, जिनमें से 530 सदस्य संख्या राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों के निर्वाचित किए जा सकेंगे, एवं राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय वर्ग के 2 सदस्यों को मनोनयन जो है कर सकेंगे। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545
वर्तमान में जो है लोकसभा की सदस्य संख्या जो कितनी है 545। इन सदस्यों में से 530 सदस्य 29 राज्यों से, 530 सदस्य कहां से 29 राज्यों से और 13 सदस्य 7 संघीय क्षेत्रों से जो निर्वाचित होते हैं। वर्तमान समय में कितनी सदस्य संख्या है 545 और इस स्वरूप में 530 सदस्य आपके 29 राज्यों से जो निर्वाचित किए जाते हैं और 13 सदस्य जो 7 संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं तथा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पेपर में यह क्वेश्चन आता है कि वर्तमान समय में लोकसभा के कितने सीटों पर जो चुनाव कराई जाती है। याद रखिएगा 545 सीटों से वर्तमान समय में जो चुनाव कराई जाती है। 16वीं लोकसभा चुनाव में भी 545 सीटों पर ही चुनाव कराया गया था। ठीक है, इस स्वरूप में दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो आंसर दीजिएगा कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल इंडियन को जो मनोनीत कर सकते हैं। तो इस स्वरूप में हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत यह लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो निर्धारित की गई है और वर्तमान समय में 545 निर्वाचन क्षेत्रों में ही जो चुनाव कराई जाती है। हम लोग लोकसभा का गठन का अध्ययन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? लोकसभा का गठन। ठीक है, लोकसभा के गठन के तहत पहला टॉपिक आता है हम लोगों का निर्वाचन। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन कैसे किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और वैध मताधिकार के आधार पर होता है। लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और वैध मताधिकार के आधार पर होता है। भारत में 61वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्तियों को जो वयस्क माना गया है। भारत में 61वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्तियों को जो वयस्क माना गया है। अर्थात जिन नागरिकों का चाहे वह महिला हो अथवा पुरुष हो जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो जाती है उसे मत देने का अधिकार अथवा मताधिकार का अधिकार जो है प्राप्त हो जाता है। और इस स्वरूप में वह नागरिक अपने स्व इच्छा के अनुसार ठीक है लोकसभा क्षेत्रों से उठे उम्मीदवार को या प्रतिनिधि को जिसको वह पसंद करेगा, जिसको वह अच्छा समझेगा, अपना मत दे करके विजयी घोषित करने का जो है कार्य करेगा। तो इस आधार पर लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन किया जाता है। आइए आगे चलते हैं। मतदाताओं के लिए योग्यताएं। लोकसभा के सदस्यों को मत देने वाले मतदाताओं की क्या योग्यताएं होनी चाहिए या वोट देने वाले नागरिकों को जो क्या योग्यताएं होनी चाहिए। लोकसभा के चुनाव में विभिन्न व्यक्तियों को मतदान का अधिकार होगा। सबसे पहला क्या है कि वह भारत का क्या हो नागरिक हो। क्या हो? वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, जिनकी आयु 18 वर्ष या अधिक हो। जिनकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। सभी महिला और पुरुष जो अपना मत अधिकार जो प्रदान कर सकते हैं। तीसरा दिया है जिनका नाम अपने निवास क्षेत्र की मतदाता सूची में हो। जहां के वह रहने वाले हैं, जहां के वह निवासी हैं, वहां के मतदाता सूची में उनका नाम जो है अंकित होना चाहिए। इसके साथ ही जो पागल या दिवालिया न हो। मत देने वाला नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है वह पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए। पांचवा, जिन्हें संसद के कानून द्वारा किसी अपराध, भ्रष्टाचार या गैर कानूनी व्यवहार के कारण मतदान से जो वंचित न कर दिया गया हो। जिन्हें संसद के कानून द्वारा किसी अपराध, भ्रष्टाचार या गैर कानूनी व्यवहार के कारण जो है मतदान से वंचित न कर दिया गया हो।
भारत के वे नागरिक जो इन शर्तों को पूरा करेंगे वही मत देने का अधिकार जो है प्राप्त कर सकते हैं, वही अपने चुनाव में मत दे करके अपने प्रतिनिधियों का जो है चुनाव कर सकते हैं। शेष अगले वीडियो हम लोग लोकसभा के गठन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं लोकसभा के सदस्यों के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। क्या अध्ययन करेंगे? लोकसभा के सदस्यों के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। लोकसभा की सदस्यता के लिए संविधान के अनुसार निम्नलिखित योग्यताएं होनी क्या है? आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों के लिए निम्न योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। पहला, वह भारत का क्या हो? नागरिक हो। लोकसभा का सदस्य होने के लिए सबसे पहला शर्त है, सबसे पहला उसके लिए आवश्यक है कि वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही दूसरा दिया है कि उसकी आयु 25 वर्ष, कितना? 25 वर्ष या इससे अधिक हो। ठीक है। लोकसभा की सदस्यता को प्राप्त करने के लिए या लोकसभा में के चुनाव में प्रतिनिधि के रूप में या उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए उस उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक नंबर के क्वेश्चन में, बहुविकल्पी क्वेश्चन में या प्रतियोगी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा की सदस्यता को प्राप्त करने के लिए या लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रतिनिधि का उम्र कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए। तो याद रखिएगा कि उनकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत किसी योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ का पद धारण न किया हो। भारत सरकार के अंतर्गत या जो हमारे देश के 29 प्रांतीय राज्य हैं, किसी भी राज्य के अंतर्गत उन्हें लाभ के पद जो धारण न किए हों, अर्थात किसी सरकारी नौकरी के पद पर या अन्य लाभ के पद पर वह कार्यरत न हो। अगर वह कार्यरत है तो ऐसे परिस्थितियों में पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने से पहले उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना होगा। ठीक है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण न किए। चौथा देखिए, वह किसी न्यायालय द्वारा पागल न ठहराया गया हो तथा दिवालिया न हो। वह किसी भी न्यायालय के द्वारा, ठीक है, मानसिक रूप से पागल या मानसिक रूप से अपंगता के रूप में न ठहराया गया हो या दिवालिया न हो। अगर पागल अथवा दिवालिया होता है तो ऐसे परिस्थितियों में वह नागरिक लोकसभा के सदस्यता को प्राप्त नहीं कर सकता, लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार के रूप में चुनाव नहीं लड़ सकता। पांचवा देखिए, उसने किसी अपराध के लिए 2 वर्ष से अधिक सजा न पाई हो। अगर वह कोई अपराध भविष्य में किया है, ठीक है, या उसे दंडित किया गया है, तो वह सजा 2 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और उसकी सजा 2 वर्ष से अधिक है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। उसने किसी अपराध के लिए 2 वर्ष से अधिक सजा न पाई हो तथा उसे जेल से छूटे 5 वर्ष से अधिक हो गए हो। अगर सजा पाई भी तो उसे जेल से छूटे हुए कितना समय बीत चुका हो? 5 वर्ष का समय जो क्या हो? बीत चुका हो। ठीक है। तभी जाकर के वह लोकसभा के चुनाव लड़ सकता है या लोकसभा के सदस्यता को जो है प्राप्त कर सकता है। फिर से इसको देखिए, उसने किसी अपराध के लिए 2 वर्ष से अधिक सजा न पाई हो। कितने वर्ष? 2 वर्ष से अधिक सजा न पाई हो। अगर सजा पाई है, जेल में वो बंद रहा है, तो रिहा होने के 5 वर्ष बाद ही, कितने वर्ष बाद? रिहा होने के 5 वर्ष बाद ही वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है या लोकसभा का सदस्यता को प्राप्त कर सकता है। छठवां दिया है, उसे बेईमानी या राजद्रोह के कारण, उसे बेईमानी या राजद्रोह के कारण सरकारी नौकरी से न निकाला गया हो। बेईमानी के वसूल के
या राजद्रोह के आधार पर उसे सरकारी नौकरी से न निकाला गया हो, अगर बेईमानी के तहत पकड़ा गया हो या राजद्रोह के तहत पकड़ा गया हो, तो ऐसे परिस्थितियों में वह सरकारी नौकरी से अगर निकाल दिया गया है तो चुनाव नहीं लड़ सकता। इस प्रकार के अपराध के 5 वर्ष बाद ही, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद ही संसद की सदस्यता प्राप्त कर सकता है या लोकसभा में जो प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन टिप्पणी के रूप में लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछता है कि लोकसभा के सदस्यों के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, स्पष्ट कीजिए। इसको अपने नोट्स की कॉपी में तैयार करके अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। आइए हम सभी अध्ययन करते हैं लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल। ठीक है, लोकसभा के गठन के अंतर्गत लोकसभा का कार्यकाल या समय क्या होता है? भारतीय संविधान के अनुसार यह निर्धारित किया गया है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। कितने समय का होगा? 5 वर्ष का होगा। लेकिन कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां आती हैं जो 5 वर्ष पूरा होने के पहले ही सरकार का जो है विघटन हो जाता है, सरकार जो है गिर जाती है। ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं? तो आइए देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर, किसके आधार पर? प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से आग्रह करते हैं कि वर्तमान समय में सरकार को सुचारू रूप से या वैधानिक ढंग से संचालित कर पाना संभव नहीं है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति जब सरकार को क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। विशेष रूप से 2 परिस्थितियों में, कितनी परिस्थितियों में? 2 परिस्थितियों में लोकसभा को समय से पूर्व 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पहले जो भंग किया जा सकता है। प्रथम, जब केंद्र में एक सरकार का पतन हो जाए, जब केंद्र में जो है एक सरकार का क्या हो जाए? पतन हो जाए, तथा उसके स्थान पर दूसरी सरकार का गठन कर पाना संभव न हो। जब केंद्र में एक सरकार का पतन हो जाए तथा उसके स्थान पर दूसरी सरकार का गठन कर पाना संभव न हो। उदाहरण के लिए 1999 में, कब? 1999 में वाजपेयी सरकार का पतन हो गया तथा विपक्षी दल सरकार का गठन नहीं कर पाए। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जो है अपना बहुमत सिद्ध न कर सके और ऐसे परिस्थितियों में उनकी सरकार जो क्या हो गई? गिर गई। सरकार बनाने के लिए उनको 13 दिन का समय भी प्राप्त हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया, जिसकी वजह से सरकार का क्या हो गया? पतन हो गया और विपक्षी दल सरकार का गठन नहीं कर पाए। तो ऐसे परिस्थितियों में सरकार जो क्या हो गई? गिर गई। दूसरी परिस्थिति क्या आती है? द्वितीय देखिए, संसदीय व्यवहार का यह निश्चित व्यवहार है कि संसदीय व्यवस्था का, इसका संसदीय व्यवस्था का यह निश्चित व्यवहार है कि जब प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष मतलब भारत के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के संदर्भ में राष्ट्रपति को परामर्श दे कि लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर दें। अगर भारत के प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को परामर्श दे रहे हैं कि लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सरकार को या लोकसभा को जो भंग कर दें, तो राष्ट्रपति इस परामर्श को स्वीकार करते हुए, प्रधानमंत्री के परामर्श को स्वीकार करते हुए लोकसभा को क्या कर देते हैं? भंग कर देते हैं। राष्ट्रपति वैधानिक दृष्टि से इस प्रकार का परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति जो वैधानिक दृष्टिकोण से जो इस प्रकार से परामर्श जो मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन सामान्य व्यवहार यही है कि
इस प्रकार के परामर्श को स्वीकार किया जाएगा। अर्थात सामान्य व्यवहार यही है कि जब भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से इस तरह से आग्रह करते हैं तो उनके आग्रह पर राष्ट्रपति सरकार भंग कर सकते हैं और उनकी बातों को स्वीकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, लोकसभा के गठन के अंतर्गत कार्य का अभी हमने आपको बताया, इसको नोट्स की कॉपी में तैयार करके याद कर लीजिएगा।